हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौन इन एकेडमी। लास्ट क्लास जो था हमारा डीएसएस का, स्टील स्ट्रक्चर का, वो क्या था हमारे पास। कनेक्शंस में हम लोग इंटर कर चुके थे और कनेक्शंस में हम लोग देख रहे थे रिविटिंग कनेक्शंस के बारे में। तो रिविटिंग कनेक्शंस के बारे में डिटेल में हम लोगों ने समझा था कि रिविटिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के हेड होते हैं, कितने टाइप्स के रिविटिंग होते हैं, जैसे कोल्ड रिविटिंग था, हॉट रिविटिंग था, है ना। उस तरीके से हमने बात किया था कि जो डिजाइनिंग का एस्पेक्ट से जो डिजाइनिंग होता है रिविटिंग का, वही उसी तरीके से डिजाइनिंग होता है हमारे पास बोल्टेड कनेक्शंस की भी। और जो डिफरेंस निकल के आता है, जो दो डिफरेंस निकल के आ रहा था, वो डिफरेंस के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था और पॉइंट भी मेंशन करवा दिया था कि क्या डिफरेंस निकल के आता है रिविटिंग के डिजाइनिंग में और बोल्टेड के डिजाइनिंग में। तो रिविटिंग के डिजाइनिंग के लिए करते हैं हम किस बिहाफ पे, ग्रॉस डायमीटर के बिहाफ पे, है ना। ग्रॉस डायमीटर क्या होता है, बोल्ट के होल के डायमीटर को हम लोग, रिविट के होल के डायमीटर को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रॉस डायमीटर बोल देते हैं। उसी तरीके से हम बात कर रहे थे बोल्टेड कनेक्शन के बारे में। तो बोल्टेड कनेक्शन में मैंने आपको बताया था कि बोल्टेड कनेक्शन में जो डिजाइनिंग हम करते हैं वो करते हैं नॉमिनल डायमीटर के बिहाफ पे। नॉमिनल डायमीटर बोले तो बोल्ट के डायमीटर के बिहाफ पे। क्लियर है। यहाँ तक तो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस करके बताया था। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट कनेक्शन है वो है हमारे पास बोल्टेड कनेक्शन। आज हम लोग बोल्टेड कनेक्शन में इंटर कर जाएंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे बोल्टेड कनेक्शन को। इसकी कंप्लीट डिजाइनिंग होगी बोल्टेड कनेक्शन की, है ना। तो पहला है हमारे पास, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्शन इज बोल्टेड कनेक्शन। अगला जो टाइप का कनेक्शन है हमारे पास वो क्या है, बोल्टेड बोल्टेड कनेक्शन। कनेक्शन तो जिस तरीके से मैंने बताया था आपको रिविटिंग कनेक्शन के बारे में, रिविटिंग का मतलब क्या होता है, उसी तरीके से मतलब होता है बोल्टिंग का भी। बोल्टेड कनेक्शन में हम यूज करेंगे बोल्ट को। बोल्ट तो सभी लोगों ने देख रखा होगा अपने अपने घरों में, यूज भी किए हुए हैं। बोल्ट क्या करते हैं, बोल्ट को इंसर्ट कर देते हैं होल में और नट का वाशर की मदद से हम लोग क्या कर देते हैं, उसको टाइट कर देते हैं, है ना। यही होता है हमारे पास बोल्टिंग। तो जिस तरीके से हम लोग रिविटिंग के बारे में पढ़े थे कि रिविट को इंसर्ट कर रहे थे बोल्ट होल में, होल में कुछ किस होल में जिसे हमने क्रिएट किया है उस प्लेट पर, जिस प्लेट पे आपको आपस में जुड़वाना है। और दूसरे साइड में हम हेड बनाने के लिए हैमरिंग कर रहे थे, ये आपको डिस्कस करके मैंने बताया था। लेकिन बोल्टेड कनेक्शन में हम लोग हैमरिंग नहीं करेंगे, बोल्टेड कनेक्शन में हम लोग नट और वाशर की मदद से कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है। तो बोल्टिंग क्या होता है, बोल्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम बोल्ट को इंसर्ट करते हैं। बोल्ट बेसिकली होता है क्या, बोल्ट एक मेटल पिन होता है जिसके एक साइड में हेड होता है और दूसरे साइड में क्या बना हुआ होता है, सैंक होता है जो थ्रेडेड होता है। अब थ्रेडेड क्यों होता है, थ्रेडेड इसलिए होता है ताकि नट और वाशर रिसीव हो सके। तो अभी मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा कि बोल्ट किसको हम बोल रहे हैं या क्या होता है, किस तरीके से दिखता है। वो देखा तो सभी ने होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको बनाकर दिखा देंगे। क्लियर है। तो बोल्ट में क्या होता है, हेड एक साइड में बना हुआ होता है और एक साइड में सैंक बना हुआ होता है, और सैंक जो होता है थ्रेडेड होता है ताकि नट क्या हो सके, रिसीव हो सके। ठीक है। तो बोल्ट को हम इंसर्ट करते हैं होल में, उस होल में जिसे हमने क्रिएट किया है, उस प्लेट पे जिस प्लेट को आपको आपस में जुड़वाना है। तो पहले होल क्रिएट किया जाएगा, फिर बोल्ट को इंसर्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर नट और वाशर की मदद से कनेक्शन बना देंगे। अब हमारा कनेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये बेसिक मतलब निकल के आता है बोल्टेड कनेक्शन का। तो पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं, पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं, द प्रोसेस द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ inserting inserting the bolt in the hole in the hole hole created created in the plates plates to be to be connected to be connected is termed as bolting। ये क्या कहलाता है, बोल्टिंग कहलाता है। स्टेम्ड एज बोल्टिंग। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बोल्ट होता क्या है, उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे। बोल्ट इज अ बोल्ट इज अ metal pin metal pin with head at at one end one end and and sank sank threaded at
अदर एंड, अदर एंड टू रिसीव, टू रिसीव, ताकि क्या हो सके, नट रिसीव हो सके, टू रिसीव दी नट। तो ये तो बेसिक मतलब निकल के आता है हमारे पास बोल्टेड कनेक्शंस का, है ना। दिखता कैसे है इसको भी हम बना सकते हैं। ये है हमारे पास हेड, ये है सैंक जो है हमारा थ्रेडेड, है ना, जो है थ्रेडेड। ठीक है, ये है थ्रेड, इसको बोला जाता है थ्रेड, थ्रेड, इसको बोला जाता है सैंक, सैंक। और ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग हेड, हेड। क्लियर है। अब क्योंकि हमें नट को रिसीव कराना है, हमने बनाया है थ्रेड, तो थ्रेड का डायमीटर जो होता है या एरिया जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख भी रहा है, रियल पिक्चर भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसका एरिया क्या होता है, कम होता है, किसी कंपेरिजन में, सैंक के एरिया के कंपेरिजन में। तो जो थ्रेड का एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि नेट एरिया, क्या बोलेंगे इसको, नेट एरिया, ANB, नेट एरिया ऑफ द बोल्ट। या हम लोग इसको बोल सकते हैं एरिया एट द रूट ऑफ द थ्रेड, एरिया, एरिया एट द एट द एट द रूट, रूट ऑफ द थ्रेड, थ्रेड। सैंक एरिया को हम लोग सैंक एरिया बोल देंगे, सैंक एरिया। इसको हम लोग डिनोट करेंगे ASB से, सैंक एरिया ऑफ द बोल्ट। तो हमारा IS कोड क्या बोलता है, ANB को कितना लेना है हमें, ANB को हमें लेना है 78% दी ASB। 78% बोलते हो 0.78 टाइम्स ASB, और ASB आप कैसे निकालोगे, π/4 d², क्योंकि सर्कल है उसका एरिया निकल के आएगा π/4 इंटू d², तो वो उसका हो गया एरिया, किसका, सैंक एरिया। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.78 के साथ, तो निकल के आएगा हमारे पास नेट एरिया ऑफ द बोल्ट, नेट एरिया ऑफ द बोल्ट। इस वैल्यू को आपको याद रखना है, इसका यूज हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल में करेंगे। क्लियर है। तो बोर्ड किस तरीके से दिखता है, सैंक एरिया क्या हुआ, नेट एरिया क्या हुआ, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करके हमने बता दिया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के बोल्ट होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ बोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेरियस, वेरियस टाइप्स ऑफ बोल्ट। कितने तरीके के बोल्ट होते हैं, है ना। तो पहला बोल्ट उठाया, वो है हमारे पास A नंबर में ब्लैक बोल्ट, ब्लैक बोल्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक बोल्ट यानी कि काला कलर का होगा। इसी को हम लोग ऑर्डिनरी बोल्ट भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बोल्ट। इसी को हम लोग अनफिनिश्ड बोल्ट भी बोलते हैं, अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड बोल्ट। अब क्या होता है ये ब्लैक बोल्ट या ऑर्डिनरी बोल्ट या अनफिनिश्ड बोल्ट, ये ब्लैक कलर का होता है और सबसे सस्ता यही होता है ना। सबसे सस्ता कौन बोल्ट होता है, ब्लैक बोल्ट होता है। और ये इसका स्ट्रेंथ भी कंपेरेटिवली कम निकल के आता है बाकी बोल्टों के कंपैरिजन में। क्योंकि इसका स्ट्रेंथ कम निकल के आता है, हम इस बोल्ट का यूज वहां पे करेंगे जहां पे हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी कम है। तो जो स्ट्रक्चर में लोड कम लग रहा है उस वहां पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ब्लैक बोल्ट या ऑर्डिनरी बोल्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी कि स्टैटिक लोड जहां पे लग रहा होगा वहीं पे हम लोग यूज करेंगे ब्लैक बोल्ट को, या किस कहां पे यूज करेंगे, सेकेंडरी मेंबर में, जैसे कि ब्रेसिंग है, पर्लिंग है, इस जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्लैक बोल्ट का यूज करेंगे। तो ब्लैक बोल्ट काफी सस्ता होता है, इसका स्ट्रेंथ कम निकल का आता है बाकी बोल्टों के कंपैरिजन में, और इसका यूज हम वहां पे करेंगे जहां पे हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी कम लग रहा है। डायनेमिक लोडिंग या साइक्लिक लोडिंग में हम लोग यूज नहीं करेंगे इस बोल्ट को। जहां पे स्टैटिक लोड लग रहा होगा वहां पे यूज करेंगे। ठीक है। तो या इसको हम लोग यूज करेंगे सेकेंडरी मेंबर के लिए। सेकेंडरी मेंबर बोले तो जैसे कि ब्रेसिंग है, पर्लिंग है, इस आगे देखेंगे हम लोग, है ना। ब्रेसिंग है, पुलिंग है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ब्लैक बोल्ट को। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास,
तो पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम लोग? पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं? इट इज लीस्ट, इट इज लीस्ट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव बोल्ट, बोल्ट amongst all, and it is used, and it is used for light structures, structures subjected to, subjected to static load, static load, or for secondary member, secondary member such as, such as bracing or पर्लिंग एक्सेट्रा। तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि हमारा ये सब काफी सस्ता होता है सब बाकी बोल्टों के कंपैरिजन में, और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? लाइट स्ट्रक्चर में यूज करेंगे जो सब्जेक्टेड होगा स्टैटिक लोड से, या फिर सेकेंडरी मेंबर जैसे कि ब्रेसिंग है और पुलिंग है। अगला पॉइंट क्या है? इट इज नॉट recommended, recommended for connections, for connections subjected to, subjected to, subjected to impact load, impact loading, vibration, vibration, fatigue, fatigue और stress reversal, और stress reversal। और स्ट्रेस रिवर्सल। तो इसका यूज हम वहां पे नहीं करेंगे जहां पे जो स्ट्रक्चर में हमारा सब्जेक्टेड होगा इंपैक्ट लोडिंग से या वाइब्रेशन से या फटीग से या स्ट्रेस रिवर्सल। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? दिस बोल्ट, दिस इज अवेलेबल, दिस इज अवेलेबल, अवेलेबल इन डायर रेंज ऑफ, क्या इसका साइज होता है? डायर रेंज ऑफ, रेंज ऑफ 5 मिलीमीटर टू 36 मिलीमीटर, एंड आर, और इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं? एंड आर डेजिग्नेटेड,
डेजिग्नेटेड M5 टू M36। अब इसी तरीके का डिनोट हम लोग कर रहे थे कहाँ, कंक्रीट के अंदर M5 M10 M15। वहां पे M का मतलब क्या था, मिक्स था। यहाँ पे M का मतलब है मैट्रिक्स। तो बोल्ट को भी हम लोग इस तरीके से रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि M5 मतलब क्या है, 5 मिलीमीटर का 5 मिलीमीटर डायमीटर का क्या है हमारे पास, बोल्ट है। उस तरीके से हम बात करें M36, तो ये 36 क्या है हमारे पास, 36 का मतलब होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट। ठीक है यार, M का मतलब क्या हुआ, हेयर M4, हेयर हेयर M इज इक्वल टू मेट्रिक। क्लियर है। उस तरीके से एक और पॉइंट को जान लीजिए, जिसको नोट के फॉर्म में हम लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे, नोट। बोल्ट का क्लासिफिकेशन उसके प्रॉपर्टी क्लास के बिहाफ पे भी किया जाता है, जैसे कि बोल्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्लास 4.6। अब क्या मतलब होता है इस 4.6 का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बोल्ट बोल्ट कैन also be classified या can also be designated can also be designated by property class। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोल्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्लास 4.6। क्या मतलब है इस 4.6 का, अगर आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और इसको डिनोट हम लोग किस तरीके से करेंगे, FUB से। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको याद रखिएगा, है ना। F मतलब स्ट्रेंथ, U मतलब अल्टीमेट, B मतलब बोल्ट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ दी बोल्ट, हमेशा हम लोग हर जगह FUB ही लिखेंगे। जहां पे B आ गया समझ जाएंगे बोल्ट की स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात किया जा रहा है। जहां पे बी नहीं रहेगा वहां पे समझ जाएंगे प्लेट का स्ट्रेंथ की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट अगर आपको निकालना है, तो हम पहला नंबर जो है हमारे पास, दैट इज 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 के साथ, 100 के साथ, तो आपको ये निकल के आएगा 400 मेगा पास्कल। ये आपका होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। उसी तरीके से अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे सेकंड मेंबर के साथ, सेकंड पॉइंट के साथ, तो जैसे कि है 0.6 सेकंड नंबर के साथ, तो आपका जो स्ट्रेंथ निकल के आएगा वो कौन सा स्ट्रेंथ होगा, इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इल्ड स्ट्रेंथ इल्ड स्ट्रेंथ इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इसको डिनोट करेंगे हम लोग FYB से। कैसे निकल के आएगा, 400 इंटू 0.6, तो आपका क्या निकल के आएगा 240 मेगा पास्कल। ये आपका होगा इल्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बोल्ट का क्लासिफिकेशन उसके प्रॉपर्टी क्लास के ब्याह पे भी होता है, जैसे कि बोल्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्लास 4.6, 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, तो ये निकल के आएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। उस तरीके से अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट नंबर के साथ जो है 0.6, तो निकल के आएगा 240 मेगा पास्कल, यानी कि इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। तो ये पॉइंट को हमेशा याद रखना है, इसको हम लोग यूज करेंगे डायरेक्टली न्यूमेरिकल में, है ना। तो ब्लैक बोल्ट किस तरीके से दिखता है, इस ब्लैक बोल्ट को देख लीजिए। ये है हमारा ब्लैक बोल्ट या ऑर्डिनरी बोल्ट, तो काला कलर का होता है। और ये है हमारे पास नट, ये क्या है, नट। नट, और ये क्या है, वाशर। वाशर, इससे बुलाता है थ्रेड, जो आपको मैं बताया अभी, थ्रेड। इसको हम लोग किसका, इसका एरिया कैसे डिनोट करते हैं, ANB से, जो कितना होता है 0.78 टाइम्स ASB। ASB ASB, और ये हमारा सैंक जो लिखा हुआ भी है हमारे पास। तो आपको दिख सकते हैं यहाँ पे कि सैंक का एरिया जो है वो क्या है, बड़ा है, किसके कंपैरिजन में, थ्रेड के एरिया के कंपैरिजन में। तो पहला टाइप का बोल्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए, जो है क्या है, ब्लैक बोल्ट या ऑर्डिनरी बोल्ट। ठीक है, अगला बोल्ट में आते हैं। अगला बोल्ट में आते हैं, वो क्या है,
टर्न्ड बोल्ट, टर्न्ड बोल्ट, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोज टॉलरेंस बोल्ट, क्लोज टॉलरेंस बोल्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं फिनिश्ड फिनिश्ड बोल्ट। अब क्या मतलब होता है इस टर्न बोल्ट का, या क्लोज टॉलरेंस बोल्ट का, या फिनिश बोल्ट का? तो इसका स्ट्रेंथ जो होता है वो कम्पेरेटिवली ज्यादा निकल के आता है, किसके कंपैरिजन में? पिछले वाले के कंपैरिजन में। इसीलिए इसका यूज हम वहां पे करेंगे जहां पे पिछले वाले यूज नहीं होते हैं, जैसे कि हम लोग इसका यूज करेंगे डायनेमिक लोडिंग में। क्लियर है? क्लोज टॉलरेंस बोल्ट नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसका टॉलरेंस बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्लोज टॉलरेंस बोल्ट। लेकिन इसका स्ट्रेंथ जो होता है वो पिछले वाले से बेटर निकल के आता है, अच्छा निकल के आता है, ज्यादा निकल के आता है। ठीक है, तो दूसरा टाइप का बोल्ट में हम लिख सकते हैं इट हैज इट हैज इट हैज स्मॉल टॉलरेंस, स्मॉल टॉलरेंस टॉलरेंस and are used 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 in no slip कंडीशन। इसका यूज हम कहाँ करेंगे? नो स्लिप कंडीशन में यूज करेंगे, जहां पे आपको स्लिप नहीं करवाना दो प्लेट को। इट हैज स्मॉल टॉलरेंस एंड आर यूज्ड इन नो स्लिप कंडीशन। दे आर दे आर preferred preferred they are preferred for connection subjected to dynamic लोडिंग, subjected to डायनेमिक लोडिंग। तो दूसरा टाइप का जो बोर्ड था हमारे पास वो क्या था? टर्न बोर्ड या क्लोज टॉलरेंस बोर्ड। क्या होता है आपको बता दिया, दिखता कैसा है आप देख लीजिए। ये है क्लोज टॉलरेंस बोर्ड, क्लोज टॉलरेंस बोल्ट। अगला बोल्ट में चलते हैं। अगला बोल्ट है हमारे पास हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, हाई, और इसी का यूज हम करते हैं ज्यादातर, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। इसको HSFG बोल्ट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी देखेंगे। तो जैसे कि नाम में लिखा हुआ है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, इसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा पिछले वाले दोनों बोल्टों के कंपेरिजन में। सबसे ज्यादा क्या होगा? इसका पास स्ट्रेंथ होगा। क्योंकि ये हाई स्ट्रेंथ बोल्ट है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये बना हुआ किससे होगा? ये बना हुआ होगा हाई स्ट्रेंथ स्टील बार से बना हुआ होगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। पिछले वाले का यूज हम जहां नहीं करेंगे उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे, जैसे कि ब्रिज वगैरह में इसका यूज किया जाता है। सैकली लोडिंग लग रहा है जिस स्ट्रक्चर में, वहां पे हम लोग हाई स्ट्रेंथ बोल्ट का यूज करेंगे। क्योंकि इसका टाइटनिंग इतना प्रॉपर होता है, इतना प्रॉपर इसका टाइटनिंग होता है, इसीलिए जो प्लेट को आप कनेक्शन बना रहे हो, जिस प्लेट में आप कनेक्शन बना रहे हो, उस प्लेट के बीच में फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। क्योंकि प्लेटों के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। इसको हम लोग HSFG बोल्ट बोलते हैं, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। HSFG का मतलब क्या है? हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। क्यों? क्योंकि प्लेट के बीच में क्या डेवलप हो जाता है? फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। क्यों डेवलप हो जाता है? क्योंकि इसका टाइटनिंग बहुत प्रॉपर होता है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे बोल सकते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हैं, दिस बोल्ट बोल्ट आर मेड फ्रॉम हाई हाई स्ट्रेंथ स्टील। पहला पॉइंट तो ये लिख दिया कि ये किससे बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे कैन बी tightened to give high
shank tension and also and are also termed as high strength friction ग्रिप बोल्ट, यानी कि HSFG। ये अगेन दो टाइप्स के होते हैं। ये अगेन क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। These bolt are of two types। पहला पैरेलल शैंक बोल्ट, पैरेलल शैंक। दूसरा होता है हमारे पास वेस्टेड शैंक बोल्ट। अब पैरेलल शैंक बोल्ट या वेस्टेड शैंक बोल्ट क्या होता है? पैरेलल शैंक बोल्ट यानी कि पूरे लेंथ के अलोंग आपको डायमीटर सेम मिलेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं पैरेलल शैंक बोल्ट। जैसे कि पिक्चर देख लीजिए, ये रहा पैरेलल शैंक बोल्ट। पूरे लेंथ के अलोंग क्या है? डायमीटर क्या है? सेम है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? पैरेलल शैंक बोल्ट बोल देंगे। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, पैरेलल शैंक बोल्ट। और पिक्चर देखना हो, पिक्चर देख लीजिए, पैरेलल शैंक बोल्ट, पैरेलल शैंक बोल्ट। अगर हम बात करें वेस्टेड शैंक बोल्ट की, तो शैंक का डायमीटर क्या होगा? वेस्टेड शैंक बोल्ट में शैंक का डायमीटर होगा कम, रिड्यूस रहता है, ठीक है। तो वहां पे जो आपको मिलेगा थ्रेड का डायमीटर ज्यादा मिलेगा, किसके कंपैरिजन में? शैंक के डायमीटर के कंपैरिजन में। जैसे कि ये रहा पिक्चर, तो शैंक का एरिया आप देख रहे हो क्या है? कम है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के बोल्ट को हम लोग बोल देते हैं वेस्टेड शैंक। क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ टाइप्स ऑफ बोल्ट के बारे में देखा है। जैसे पहला टाइप का था बोल्ट हमारे पास, वो क्या था? ब्लैक बोल्ट या ऑर्डिनरी बोल्ट या अनफिनिश्ड बोल्ट। दूसरा टाइप का बोल्ट था हमारे पास क्लोज टॉलरेंस बोल्ट या टर्न बोल्ट या फिनिश्ड बोल्ट। तीसरा टाइप का बोल्ट था हमारे पास हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट को आगे और दो पार्ट में हम लोग दो टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहला था हमारे पास पैरेलल शैंक और दूसरा था हमारे पास वेस्टेड शैंक। इसका पिक्चर क्या होता है? वो पिक्चर आपको मैंने दिखा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे वाशर के बारे में। जैसे कि वाशर के बारे में आपको बताया था, वाशर को भी हम लोग नट लगाने से पहले इंसर्ट करते हैं बोल्ट में। क्यों यूज करते हैं हम लोग वाशर की? तो वाशर के यूज को भी देख लेते हैं हम लोग। वाशर क्या काम होता है भैया वाशर का? तो दो रीजन की वजह से हम लोग वाशर को देते हैं। पहला, हम बोल्टिंग करेंगे तो नट को भी हम इंसर्ट करेंगे। नट को इंसर्ट करेंगे यानी कि नट को टाइट करेंगे हम लोग। नट को जैसे जैसे टाइट किया जाएगा, वैसे वैसे नट के द्वारा जो प्लेट है हमारे पास, जिस प्लेट में हम लोग कनेक्शन बना रहे हैं, उस प्लेट में क्या अप्लाई करेगा वो नट? हमारा प्रेशर अप्लाई करेगा। जैसे जैसे हम नट को टाइट करते जाएंगे, वैसे वैसे नट के द्वारा क्या होगा? प्लेट में प्रेशर लगता रहेगा। उस प्रेशर को हम लोग बोल देते हैं क्लैंपिंग प्रेशर। तो अगर हम नट से पहले इंसर्ट करेंगे वाशर को, तो वाशर क्या करेगा? उस क्लैंपिंग प्रेशर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराने में हेल्प करेगा। तो उस वाशर की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा नट के द्वारा, उसको हम लोग क्लैंपिंग प्रेशर बोल रहे हैं। वो क्लैंपिंग प्रेशर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्लेट में। इसीलिए हम लोग वाशर का यूज करते हैं। पहला रीजन तो यही है। दूसरा रीजन क्या है? जो हमारा बोल्ट है उसमें क्या है? थ्रेड बना हुआ है। थ्रेड हमारे प्लेट में इम्बेड नहीं हो जाए, इसको रोकने के लिए हम लोग वाशर का यूज करते हैं। तो दो रीजन है, दो रीजन की वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं? वाशर यूज करते हैं। तो पहला रीजन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, पहला रीजन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लैंपिंग pressure on the bolted members। पहला रीजन तो यही है। दूसरा क्या है हमारे पास? प्रिवेंटिंग
the threaded portion of the bolt from bearing on the connected part क्लियर है। तो दो रीजन की वजह से हम लोग क्या देते हैं, वाशर यूज करते हैं। पहला रीजन है हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि जो क्लैंपिंग प्रेशर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराने में हेल्प करता है हमारा वाशर। दूसरा रीजन है हमारे पास जो थ्रेड पोर्शन है वो थ्रेड पेनिट्रेट नहीं हो जाए या इम्बेड नहीं हो जाए प्लेट में हमारा, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वाशर का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दिस बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट के बारे में ही है, उससे कंटिन्यूएशन में ही है। दिस bolts are available in size range 16 से लेकर के 36 mm तक का हो सकता है। एंड इसको डेजिग्नेट किस तरीके से करते हैं, एंड आर डेजिग्नेटेड M16 to M36, M मतलब मैट्रिक्स और 16 या 36 मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है दीज बोल्ट्स आर आइडेंटिफाइड बाय property class as 8.8s and a 10.9s। यहाँ पे s का मतलब क्या है, 8.8 का मतलब तो बता दिया आपको, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ निकल के आएगा अल्टीमेट डिस्टेंस ऑफ द बोल्ट 800, यानी कि अल्टीमेट डिस्टेंस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो क्या निकल के आएगा डिस्टेंस ऑफ द बोल्ट, वो तो बता दिया आपको। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है एस इज इक्वल टू हाई स्ट्रेंथ। एस मतलब क्या है कि ये हाई स्ट्रेंथ बोल्ट की बात की जा रही है, हाई स्ट्रेंथ क्लियर है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कनेक्शंस में आएंगे, कनेक्शंस में कितना टाइप के कनेक्शंस होते हैं, लैप जॉइंट क्या है, बट जॉइंट क्या है, उसके बाद फिर हम लोग IS कोड के रिकमेंडेशंस में आएंगे, फिर हम डिजाइनिंग को स्टार्ट कर देंगे तुरंत, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।